नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे उस दस्तावेज की बात करेंगे जो देश की आर्थिक दिशा तय करता है, 2026-2027 का यूनियन बजट। अक्सर बजट आते ही चारों तरफ बड़े बड़े आंकड़े और भारी भरकम आर्थिक शब्द गूंजने लगते हैं, राइट? पर फिक्र मत कीजिए, यहाँ हम इन सारे जटिल आंकड़ों और पॉलिसीज को बिल्कुल सरल और स्पष्ट तरीके से खोलकर रखने वाले हैं। देश की आर्थिक दृष्टि, खर्च और आमदनी के हर उस पहलू पर चर्चा करेंगे जिसका असर आने वाले साल पर पड़ने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा सफर कैसा रहेगा। सबसे पहले एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का संवैधानिक आधार, फिर विकसित भारत का विजन। तीसरे नंबर पर हम कुछ भारी भरकम बजट घाटों यानी डेफिसिट्स को आसान भाषा में समझेंगे। उसके बाद सरकार के पास पैसा आता कहाँ से है और आखिर में ये पैसा जाता कहाँ है। शुरुआत करते हैं पहले भाग से, द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। क्या आपको पता है कि हमारे संविधान में बजट नाम का कोई शब्द है ही नहीं? सही सुना आपने। आर्टिकल 112 में इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। ये एक संवैधानिक आदेश है जिसके तहत राष्ट्रपति हर साल संसद में सरकार के आय और व्यय का अनुमानित विवरण पेश करवाते हैं। तो तकनीकी रूप से हम एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही विश्लेषण कर रहे हैं। और एक बहुत ही मजेदार ट्रिविया भी है इस साल के स्टेटमेंट के साथ। ये पहला ऐसा बजट है जो नए कर्तव्य भवन में तैयार किया गया है। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इसे माघा पूर्णिमा और गुरु रविदास की जयंती के शुभ अवसर पर पेश किया। ये छोटी छोटी बातें इस आर्थिक दस्तावेज को एक नया ऐतिहासिक संदर्भ दे देती है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे भाग की तरफ, विजन फॉर विकसित भारत, द गाइडिंग फिलॉसफी। अब देखते हैं वो 3 मूल कर्तव्य जो इस 2026-27 के बजट को दिशा दे रहे हैं। पहला कर्तव्य है आर्थिक विकास को तेजी देना और पूरी दुनिया के बदलते हालात के बीच अपनी मजबूती बनाए रखना। दूसरा है लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उन्हें इस विकास का हिस्सा बनाना। और तीसरा, जो सबसे अहम है, ये सुनिश्चित करना कि हर परिवार और समुदाय तक संसाधनों की पूरी पहुंच हो। यही वो सॉलिड नींव है जिस पर विकसित भारत की इमारत बनाई जा रही है। और इस दर्शन को आगे बढ़ाने में युवा शक्ति का एक बहुत बड़ा रोल है। इस बजट को खास तौर पर एक युवा शक्ति संचालित बजट बताया गया है। इसका मूल संकल्प क्या है? समाज के सबसे जरूरतमंद तबकों को प्राथमिकता देना, गरीब, शोषित और वंचित वर्गों को आगे बढ़ाना। यहाँ सिर्फ एक आर्थिक मजबूरी नहीं है, बल्कि एक सामाजिक समावेशन की कोशिश है। क्योंकि देखिए, आर्थिक विकास तभी सफल माना जाएगा जब वो समाज के आखिरी छोर तक पहुंचे। अब आते हैं तीसरे भाग पर, अंडरस्टैंडिंग की बजट डेफिसिट्स, जार्गन बस्टिंग। सबसे पहला और सबसे ज्यादा न्यूज में गूंजने वाला शब्द है फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा। इसे बिल्कुल सीधी भाषा में समझते हैं। ये सरकार के कुल खर्च और कुल कमाई के बीच का अंतर है। अगर हम उधारी वाले हिस्से को हटा दें तो आखिर में जो पैसा कम पड़ रहा है ना, बस वही हमारा फिस्कल डेफिसिट है। वही पुरानी कहानी, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। अब इसी से जुड़ा एक और शब्द है प्राइमरी डेफिसिट। होता क्या है कि सरकार हर साल अपनी पुरानी उधारियों पर ब्याज चुकाती है। अगर हम उस ब्याज की रकम को मूल फिस्कल डेफिसिट में से माइनस कर दें तो जो बचता है वो प्राइमरी डेफिसिट कहलाता है। ये संख्या दर्शाती है कि पिछले कर्जों के बोझ को अगर साइड रख दें तो इस साल आम कामकाज के लिए सरकार को सच में कितनी नई उधारी चाहिए। आर्थिक सेहत नापने का ये एक बहुत ही सटीक पैमाना है। तीसरा बड़ा शब्द है रेवेन्यू डेफिसिट यानी राजस्व घाटा। ये सीधे तौर पर सरकार के रोजमर्रा के कामकाज से जुड़ा है। जब सरकार के दिन प्रतिदिन के आम खर्च उसकी डे टू डे आमदनी से ज्यादा हो जाते हैं, तब ये घाटा पैदा होता है। एक तरह से ये बताता है कि क्या सरकार को अपना रोज का खर्च निकालने के लिए भी उधार लेना पड़ रहा है। अब इन बातों को आंकड़ों की कसौटी पर कसते हैं। सबसे ध्यान देने वाली बात है फिस्कल डेफिसिट का टारगेट। 2026-27 के लिए ये लक्ष्य जीडीपी का 4.3% रखा गया है। पिछले साल का अनुमान 4.4% था, तो उसके मुकाबले ये थोड़ा सा कम है। ये इस बात का साफ इशारा है कि सरकार घाटे को नियंत्रण में रखने की लगातार कोशिश कर रही है ताकि आर्थिक स्थिरता बनी रहे। चलिए अब चौथे भाग का रुख करते हैं, वेयर द मनी कम्स फ्रॉम, द इनकम स्टोरी। जरा इस रुपए के सफर को देखते हैं। सरकारी खजाने में आने वाले हर एक रुपए में से 24 पैसे बोरोइंग्स यानी उधारी से आते हैं। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात क्या है?
देश का ये चलता फिरता आर्थिक पहिया बहुत हद तक टैक्स पर निर्भर है। अकेला इनकम टैक्स इसमें 21 पैसे का बहुत बड़ा योगदान देता है। साथ ही कॉरपोरेशन टैक्स और जीएसटी भी इस आमदनी के मजबूत स्तंभ बने हुए हैं। और आमदनी के इस हिस्से में एक जबरदस्त पॉजिटिव ग्रोथ दिख रही है। 2026-27 के लिए उधारी को छोड़कर सरकार की कुल आमदनी में 7.2% की वृद्धि का अनुमान है। ये छोटी मोटी रकम नहीं है, ये कुल मिलाकर करीब 36,51,547 करोड़ रुपए बनती है जो खजाने में आएगी। आमदनी का ये बढ़ना आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी का एक बहुत बड़ा संकेत है। अब आते हैं अपने आखिरी और 5वें भाग पर, Where the money goes, the spending story। जरा इस संख्या पर गौर कीजिए, करीब 53.47 लाख करोड़ रुपए। ये बिल्कुल सच है। ये वो अनुमानित कुल खर्च है जो 2026-27 के दौरान देश भर में अलग अलग योजनाओं, रक्षा, आधारभूत संरचना और दूसरे जरूरी कार्यों पर होना है। अगर हम पिछले साल से इसकी तुलना करें तो इस खर्च में लगभग 7.7% की एक भारी बढ़ोतरी हुई है। अब सवाल ये है कि ये पैसा बटेगा कैसे? मंत्रालयों का हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा हिस्सा डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय को मिला है। कुल खर्च का लगभग 15%, जो कि करीब 7.84 लाख करोड़ रुपए होता है। इसके ठीक बाद सड़क और रेलवे जैसे बुनियादी ढांचे के विकास को सबसे ऊपर रखा गया है। ये बिल्कुल साफ इशारा है कि देश की सुरक्षा और बेहतर कनेक्टिविटी, इन दोनों को एक बराबर और सबसे ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। इस पूरे खर्च को लंबा और छोटा सोचने के नजरिए से समझना जरूरी है। सरकारी खर्च दो तरह के होते हैं। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो देश के लिए लॉन्ग टर्म संपत्ति यानी एसेट्स बनाता है, जैसे नई सड़कें बनाना, हॉस्पिटल खोलना या मशीनरी खरीदना। दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये दिन प्रतिदिन के खर्च हैं, जैसे सैलरी देना या पुराने कर्जों पर ब्याज चुकाना। ये जरूरी तो है, पर इनसे देश में किसी नई संपत्ति का निर्माण नहीं होता। अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के इस बढ़ते हुए ट्रेंड को देखें तो इस साल इसमें लगभग 11-11.5% की भारी वृद्धि हुई है। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये बताता है कि सरकार का पूरा फोकस लंबे समय तक चलने वाला निवेश करने पर है। देश के भविष्य को आकार देने के लिए आधारभूत ढांचा और नई संपत्तियों के निर्माण पर जबरदस्त जोर दिया जा रहा है। तो इस पूरे आर्थिक विश्लेषण से इस नए बजट की एक बिल्कुल क्लियर तस्वीर हमारे सामने आ जाती है। एक तरफ नॉमिनल जीडीपी में 10% विकास दर हासिल करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, और दूसरी तरफ युवा शक्ति और सामाजिक समावेशन का एक दृढ़ संकल्प। सोचने वाली बात यह है, विकास की तेजी और आम जनता की भलाई के बीच का ये संतुलन आने वाले साल में इस देश को किस नई दिशा में ले जाएगा। ये आंकड़े तो अपना इशारा कर ही रहे हैं, पर आखिरी नतीजा वक्त ही तय करेगा। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।